नमस्कार, स्वागत है आपका मॉलिटिक्स पर और मेरा नाम है राघव। टीम मॉलिटिक्स चुनाव यात्रा के दौरान अभी मौजूद है मथुरा में और मेरे पीछे का आप मथुरा घाट देख सकते हैं। मथुरा के चुनावी मुद्दे क्या हैं और मथुरा लोकसभा सीट का इतिहास क्या है, इस सीट का पूरा समीकरण क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के बुनियादी मुद्दे क्या हैं। मथुरा लोकसभा सीट है जहां पिछले 2 बार से हेमा मालिनी सांसद हैं। उससे पहले जयंत चौधरी सांसद हुआ करते थे। फिलहाल जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, गठबंधन कर चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत है और यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है। अगर बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मथुरा की, यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 60% के आसपास है। इसके अलावा जो मेन मसला है मथुरा का, वहाँ पर लगभग 20% के आसपास जो वोटर है वो एससी वोटर है, जिसकी संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें मथुरा की पूरी आबादी की और इस बारे में बात करें कि कितना वोट पड़ता है परसेंट, तो मथुरा में लगभग 12,46,000 के आसपास कुल वोटर है, जिसमें से 60 या 70 के बीच में वोटिंग परसेंट रहता है। इसके अलावा अगर बात करें मथुरा में किस तरीके का कास्ट इक्वेशन है, क्या जातीय समीकरण है, तो जो बुद्धिस्ट हैं यहाँ पर वो 0.3% हैं। उसके अलावा क्रिश्चियन 0.12% हैं, जैन 0.8% हैं, मुस्लिम्स लगभग 8.5-9% हैं, एससी कम्युनिटी जिसकी बात मैंने पहले भी की थी लगभग 20% है, एसटी 0.1% के आसपास है और लगभग 0.10% सिख हैं। 2014 में हेमा मालिनी यहाँ से सांसद बनी। बड़े बड़े वादे किए गए कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा और आखिरी समय में वो एयरपोर्ट मथुरा के खाते में नहीं आया। उसके बाद 2019 में फिर चुनाव हुआ, फिर हेमा मालिनी सांसद बनी। इस बार फिर से मथुरा से भाजपा ने हेमा मालिनी को टिकट दिया। हालांकि जयंत चौधरी को लंबे समय से उम्मीद थी कि इस बार गठबंधन के बाद शायद मथुरा से टिकट उन्हें मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अगर वोट शेयरिंग की बात करें, मथुरा में 5 विधानसभाएं हैं, चाहता, मांत, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव। इसमें से जो बलदेव की सीट है वो एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। 2022 का जो असेंबली इलेक्शन था यूपी में, लगभग 48% वोट भाजपा को पड़ा, सपा को 6.6%, बीएसपी को 20%, कांग्रेस को 5% से भी कम वोट पड़ा और आरएलडी को लगभग 18% वोट पड़ा। इसके पहले 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो 61% के आसपास बीजेपी को यहाँ वोट पड़ा था और अगर कांग्रेस का खाता देखें तो 3% वोट कांग्रेस को मिला है। यानी मथुरा में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन आरएलडी को 35% वोट मिला। ये एक बड़ा समीकरण है कि मथुरा में जो जयंत चौधरी की पार्टी है उसके पास एक अच्छा जन समर्थन है और एक अच्छा वोट बैंक है। 2017 का असेंबली भी देखते हैं तो लगभग 45% के आसपास जो वोट है वो भाजपा को मिलता है। बीएसपी का भी अच्छा वोटर है, 20% से अधिक वोट, लगभग 22.5% बीएसपी को मिलता है। इसके बाद अगर फिर हम पहुंचेंगे असेंबली 2017 के इलेक्शंस में देखेंगे तो आरएलडी को फिर से 20% वोट मिला। यानी आरएलडी और भाजपा दोनों के पास यहाँ अच्छा वोटर है। अब अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा बीजेपी को यहाँ से मिलेगा। लेकिन एक और समीकरण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो समीकरण है 2012 और 2009 के चुनाव का। 2012 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा को यहाँ से 14.6% ही वोट मिला और उस समय बीएसपी को 25, सपा को लगभग 9, कांग्रेस को 6 और आरएलडी को लगभग 30% से अधिक वोट मिला था। और 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन अगर उसकी फिराक देखें, उसका पूरा समीकरण समझे तो आरएलडी को 52% से ज़्यादा वोट मिला था। यानी मथुरा की सीट पर बीजेपी और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं हावी दिखाई देता है। और ये बात भी समझ आती है साफ तौर पर कि जयंत का आना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब भी अकेले हेमा मालिनी लड़ी हैं उन्हें अच्छा वोट मिला है, 5 लाख से ऊपर के आसपास। अब अगर जयंत चौधरी भी इस समय साथ आते हैं और चुनाव में हेमा मालिनी के साथ एक मंच को साझा करते हैं तो ये प्रतिशत 6 लाख से ऊपर भी जा सकता है।
बीजेपी इस सीट से मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन मथुरा के मुद्दे अलग हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, जिसको लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई के लिए भी हाँ कर दी है। इसके अलावा मथुरा के ग्रामीण हालातों को अगर आप देखेंगे तो गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये घाट है, घाट पर भी स्वच्छता की बहुत कमी दिखाई देती है, सफाई बिल्कुल नहीं है। इस घाट का प्रचार भले ही किया जाए, लेकिन आप जिस तरफ भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जैसे बनारस के घाट का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे अयोध्या के घाट का सुंदरीकरण हुआ है, मथुरा का घाट उसकी तुलना में बेहतर नहीं दिखाई देता है। मथुरा का पर्यटन मथुरा की आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। जो लोग मथुरा घूमने आते हैं, उनके जरिए मथुरा के लोगों की जीविका चलती है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर घाट पर स्वच्छता की कमी रहेगी तो ये समस्या और बढ़ सकती है। हालांकि धर्म के नाम पर पर्यटन काफ़ी तेज़ी से चलता है। लोग मथुरा आते हैं प्रेम मंदिर देखने, श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर घाट और स्वच्छ होंगे और साफ होंगे तो उसका असर मथुरा के लोगों की जेब पर पड़ेगा, और जिस गरीबी से मथुरा के ग्रामीण जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी खुल जाएगा। मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से थोड़ा बहुत रूबरू कराऊंगा। 2019 में हेमा मालिनी को लगभग 6,67,000 वोट मिले थे। कांग्रेस से महेश पाठक ने चुनाव लड़ा था, जो 27 से 28,000 वोट ही पा सके थे। आरएलडी से कुंवर नरेंद्र सिंह लड़े थे। इससे पहले जयंत चौधरी इस सीट पर चुनाव लड़ा करते थे। कुंवर नरेंद्र सिंह ने लगभग 3,77,000 वोट प्राप्त किए और ये वोट परसेंट 34.5 था। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आरएलडी भी यहाँ मजबूत दिखती है, जो बात मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। 2019 का चुनाव इस बात की ओर भी साफ इशारा करता है कि 61% वोट भाजपा का, 34.5% वोट जयंत का, कांग्रेस का 2.6% वोट। यानी अगर इसे जोड़ दें और 2024 का समीकरण देखें तो लगभग 90 से 95% जो वोट है वो भाजपा और जयंत के खाते में दिखता है। ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में मथुरा से कितनी दावेदारी दिखा पाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस सीट का समीकरण आपको समझना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि मथुरा के मुद्दे और क्या हैं। मथुरा के 3 ज़रूरी मुद्दे हैं। पहला मुद्दा स्वच्छता का है, जिसको लेके बार बार सवाल खड़े किया जाते हैं। दूसरा मुद्दा मथुरा में शिक्षा व्यवस्था के हालात बेहतर ना हो। मथुरा में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का अभाव है, और यही हालात चिकित्सा में भी है, जिसको लेके अभी जिन ग्रामीणों से हम मिले उन्होंने शिकायत भी की। तो अगर मथुरा के हालात और बेहतर करने हैं तो इन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। एक और शिकायत है यहाँ के लोगों की कि यहाँ से जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो चुनाव के समय ही आती हैं, चुनाव जीतने के बाद वो फिर वापस चली जाती हैं, और फिर तभी आती हैं जब दोबारा चुनाव होने वाला होता है। उस बीच वो जनता के साथ संवाद करते हुए या जनता के मुद्दों को समझते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हुए नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि हेमा मालिनी चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी मसला है। अगर आपका सांसद जिसे आप चुनते हैं वो चुनाव के बाद आपके दरवाजे, आपके घर, आपके गली मोहल्लों में ना दिखे तो सांसद चुनने का फ़ायदा क्या होगा। खैर, ये तो था मथुरा की सीट का पूरा समीकरण। इस समीकरण को देखिए। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।